नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी एकेडमी में। मेरा नाम है डॉक्टर मनीष वाडीवे और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं फिजिक्स यानी भौतिकी के क्षेत्र में प्राप्त नोबेल प्राइज 2020। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस इसने 6 अक्टूबर 2020 को फिजिक्स या भौतिकी क्षेत्र का नोबेल प्राइज घोषित कर दिया है। इस प्राइज को 3 लोगों में बांटा गया है। आधा हिस्सा जो है वो रॉजर पेनरोज इनको दिया गया है और बचा हुआ आधा हिस्सा 2 लोगों में संयुक्त रूप से बांटा गया है। वो 2 लोग कौन है मित्रों? एक है रेनहार्ड गेंजल और दूसरी है एंड्रिया गेज। तो दोस्तों इन 3 लोगों में नोबेल प्राइज बटा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इन्होंने क्या रिसर्च की है फिजिक्स के क्षेत्र में। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या तथ्यों का हम परीक्षण करेंगे, कुछ तथ्यों को हम स्टडी करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी उपयुक्त हो सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट मित्रों ये है कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ये साइंस के क्षेत्र के या फिजिक्स के क्षेत्र का इसने स्टडी किया है और फिजिक्स के क्षेत्र में इसने नोबेल प्राइज को अवार्ड किया, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दोस्तों हमारे सामने है कि मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स इन क्षेत्रों के जो नोबेल प्राइजेस है वो स्टॉकहोम या स्वीडन में दिए जाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों हमारे लिए। देन नेक्स्ट कि नोबेल पीस प्राइज जो है, शांति का जो पीस प्राइज है या शांति का जो नोबेल प्राइज है वो ऑस्लो या नॉर्वे में दिया जाता है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और फाइनली नोबेल प्राइजेस जो है दोस्तों जिस तरह से अक्टूबर मंथ में घोषित हो रहे हैं अभी, उसी तरह से हर साल अक्टूबर मंथ में ये घोषित होते हैं, पर इसको अवार्ड जो किया जाता है वो 10 दिसंबर को किया जाता है मित्रों। तो ये बात आप ध्यान में रखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उपयुक्त हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं कि इन 3 लोगों ने ऐसा क्या किया है, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है जिस वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रॉजर पेनरोज की। दोस्तों रॉजर पेनरोज का जन्म जो है वो कॉल्चेस्टर यूके में 1931 में हुआ है। इनकी पीएचडी जो है ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मिली हुई है और ये प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि इस साल का जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है ये डिस्कवरीज अबाउट ब्लैक होल या जिसे हम कृष्ण विवर भी कहते हैं, उसकी डिस्कवरी के बारे में ये प्राइज दिया गया है। तो स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि रॉजर पेनरोज का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। तो सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे कि रॉजर पेनरोज ने एक मैथमेटिकल मेथड, एक गणितीय पद्धति का यूज करते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसको एक्सप्लोर किया है। ठीक है। देन सेकेंडली उसी थ्योरी का आधार लेते हुए पेनरोज ने बताया है कि उस थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, ब्लैक होल की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि ब्लैक होल हाइड्स अ सिंगुलरिटी, ब्लैक होल्स के मध्य में या ब्लैक होल के अंदर एक सिंगुलरिटी होती है जहाँ पर निसर्ग के या नेचर के सारे लॉज जो है वहाँ पे सीज हो जाते हैं, वहाँ काम करना बंद कर देते हैं। दोस्तों हम आगे चर्चा करेंगे कि ये सिंगुलरिटी क्या होती है, इसकी भी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। ठीक है। तो ये 3 मुद्दों पे या 3 रिसर्च पे रॉजर पेनरोज को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला हुआ है। दोस्तों रॉजर पेनरोज के बाद में नंबर आता है रेनहार्ड गेंजेल का। ये डायरेक्टर है मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फिजिक्स। ठीक। इनका जन्म जो है जर्मनी में हुआ है दोस्तों और ये फिलहाल प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले यूएसए में। इनके अलावा इनके साथ ही एंड्रिया गेज ये भी नोबेल प्राप्त विजेता है इस साल की और इनका भी जन्म जो है वो 1965 में न्यूयॉर्क में हुआ है। इनकी पीएचडी जो है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हुई है और ये फिलहाल प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस इस जगह पर। ठीक है। सो दोस्तों ये भी संयुक्त रूप से इन्हें भी नोबेल प्राइज मिला है। तो देखते इन दोनों का
क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, दोनों की क्या रिसर्च है, ठीक है। तो रेनहार्ड गेंजल की और एंड्रिया गेज, इन दोनों की मिलकर क्या रिसर्च रही, इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली रिसर्च की है दोस्तों, पर दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या है, और उन दोनों का कंट्रीब्यूशन देखते हुए इन दोनों को संयुक्त रूप से रॉजर पेनरोज के साथ में फिजिक्स का नोबेल दिया गया है। तो इन दोनों की कंट्रीब्यूशन क्या है दोस्तों, पहला तो इनका कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने डिस्कवर किया है एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी मिल्की वे। एक सुपर कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट, एक सुपर कॉम्पैक्ट मतलब बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्ट है, वो इनविजिबल ऑब्जेक्ट है दोस्तों, और उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, इतना कॉम्पैक्ट वो ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्थित है, हमारी गैलेक्सी के सेंटर में वो ऑब्जेक्ट स्थित है। और वो उस हमारी गैलेक्सी या हमारी आकाशगंगा का नाम तो आपको पता ही है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वे। तो इसके सेंटर में एक सुपर मैसिव ऑब्जेक्ट स्थित है, ये इनका पहला रिसर्च है दोस्तों। और सेकेंडली, दे बोथ डिस्कवर्ड दैट एन इनविजिबल, एक अदृश्य एक्सट्रीमली हैवी ऑब्जेक्ट, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट मतलब जिसका मास बहुत ज़्यादा होगा, वो गवर्न कर रहा है द ऑर्बिट्स ऑफ द स्टार्स एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। क्या कहना चाह रहे हैं दोस्तों ये लोग, ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो एक्सट्रीमली हैवी ऑब्जेक्ट है एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, वो जो है वो गवर्न करता है किसको, जो स्टार्स या बड़े बड़े सन जो है, जो रिवॉल्व कर रहे हैं गैलेक्सी के इर्द गिर्द, उसको कंट्रोल कर रहा है ये मैसिव सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट। ये इन दोनों का रिसर्च है दोस्तों। ये सारी रिसर्च जो है ब्लैक होल से रिलेटेड रिसर्च है दोस्तों। तो आगे दोस्तों एंड्रिया गेज के बारे में एक और यहाँ पे कहना चाहूँगा मैं कि एंड्रिया गेज जो है ये अभी तक की चौथी महिला है जिसे फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है। इससे पहले 3 महिलाओं को मिल चुका है, शी इज़ द फोर्थ वन, ठीक है। तो पहले वाले जो है आपको पता है मैरी क्यूरे का नाम तो सभी को पता है, 1903 में इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है। उसके बाद में मारिया मेयर जो है इनको 1963 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है, और बाद में डोना स्ट्रिकलैंड 2018, इन सबको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है दोस्तों। ये महिलाएं हैं चारों भी, ठीक है। और चौथे नंबर की महिलाएं कौन है इस साल की, एंड्रिया गेज। तो दोस्तों व्हाट इज ब्लैक होल, ब्लैक होल की डिस्कवरीज के बारे में जो इनको अवार्ड मिला है नोबेल का इस साल का, तो क्या है ब्लैक होल दोस्तों। ये देखिए, ये पिछले साल ही जो तस्वीर खींची गई है दोस्तों, ये स्पेस में जाके ये तस्वीर खींची गई है, ये ब्लैक होल दोस्तों, एक्चुअल पिक्चर है दोस्तों ये ब्लैक होल की। तो आइए चर्चा करते हैं दोस्तों कि क्या है ये ब्लैक होल, व्हाट इज दिस ब्लैक होल। दोस्तों it is a place where the gravity pull is so much that even light cannot get out। मतलब ये एक ऐसी जगह है दोस्तों, ब्लैक होल नाम की एक ऐसी जगह है जहाँ पर ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा है दोस्तों कि लाइट जो है, लाइट भी इसको पास नहीं कर सकती, या लाइट भी इसको बाईपास नहीं कर सकती, लाइट भी यहाँ पे खो जाती है दोस्तों इस ब्लैक होल में, ठीक है। और जहाँ तक ब्लैक होल की बात है, ये जो है दोस्तों स्मॉलेस्ट भी हो सकता है, एक स्मॉलेस्ट ब्लैक होल, ये एक 1 एटम की जितना भी एक ब्लैक होल हो सकता है दोस्तों, ठीक है। पर वो सुपर मैसिव भी हो सकता है, ठीक है। सो द लॉन्गेस्ट ब्लैक होल्स आर कॉल्ड सुपर मैसिव। जो सबसे बड़े ब्लैक होल होते हैं दोस्तों उनको सुपर मैसिव कहा जाता है, ठीक है। और उनका मास जो है दोस्तों 1 मिलियन सन, 1 मिलियन सन या 10 लाख सूर्यों को अगर एकत्रित कर दिया जाए दोस्तों, तो उतना जितनी घनता उनमें होती है उतनी ही घनता ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल में होती है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों ब्लैक होल के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। इन दोनों ने फिर क्या किया, जो रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज ने रिसर्च की दोस्तों की, दे फोकस्ड ऑन सेजिटेरियस ए स्टार। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि सेजिटेरियस ए स्टार एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, हमारी जो गैलेक्सी, हमारी जो आकाशगंगा है जिसका नाम मिल्की वे है, उसके सेंटर में सेजिटेरियस ए स्टार नाम का ब्लैक होल इन दोनों को पाया है, इन दोनों ने रिसर्च की, उसको फाइंड आउट किया है दोस्तों। और उसी के लिए, इन सारी रिसर्च के लिए उनको दोस्तों अवार्ड मिला हुआ है। तो ब्लैक होल की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो ब्लैक होल की चर्चा करते हुए आगे भी हम लोग कुछ देखेंगे दोस्तों। एक है इवेंट होराइजन, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, इवेंट होराइजन। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों सिंगुलैरिटी, ये भी हमको चर्चा करना है। तो अभी तक हमने क्या देखा दोस्तों कि ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल में इवेंट होराइजन क्या होता है होगा, और ब्लैक होल में सिंगुलैरिटी क्या होती है, तो इनको भी चर्चा करते हैं दोस्तों। तो पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं इवेंट होराइजन क्या होता है। दोस्तों मैंने डायग्राम दिखाया है पहले, फिर से हम एक डायग्राम देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये ब्लैक होल है, ये पूरा ये आपको दिख रहा है, और ये ब्लैक होल का जो है ये बॉर्डर है या क्षितिज जिसको हम कहते हैं, जिसको हम होराइजन भी कहते हैं,
ठीक है। तो दोस्तों जब कोई वस्तु निसर्ग की या नेचर की कोई भी वस्तु जब इस ब्लैक होल के कांटेक्ट में आती है, इस ब्लैक होल के क्षितिज के पास में आती है, इस ब्लैक होल के होराइजन के पास में आती है, तो वो इसके अंदर समा जाती है दोस्तों, चाहे वो लाइट क्यों ना हो। तो इसे कहा गया दोस्तों इवेंट होराइजन। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों उसको, उसके डेफिनेशन भी हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज दैट इवेंट होराइजन। सो व्हेन अ मैसिव स्टार, जब हमने देखा कि जब निसर्ग में कोई तारा कोलैप्स होता है, जब उसकी लाइफ पूरी हो जाती है, वो ओल्ड एज में आता है, तो वो सुपरनोवा उसको कहा जाता है। जब तारा टूटता है तो उसको सुपरनोवा कहा गया। सो व्हेन अ मैसिव स्टार कोलैप्स अंडर इट्स ओन ग्रेविटी इट फॉर्म्स अ ब्लैक होल। ठीक है ना, कि जब जब कोई तारा ओल्ड एज में टूटता है तो वो क्या होता है, वो अपनी ही ग्रेविटी में क्या करता है, वो मैसिव कोलैप्स हो जाता है अपनी ही ग्रेविटी में, और अपनी ही ग्रेविटी में, अपनी ही गुरुत्वाकर्षण में वो कोलैप्स हो जाता है और वहाँ पे वो ब्लैक होल फॉर्म करता है दोस्तों। ठीक है। सो सेकेंडली दैट इज सो हैवी, इतना हैवी होता है दोस्तों, और इतना डेंस होता है। तो दोस्तों वो इतना हैवी होता है, इतना डेंस होता है कि जो भी उसके इवेंट होराइजन से पास होता है, चाहे वो लाइट क्यों ना, वो उसको वो कैप्चर कर लेता है दोस्तों, ब्लैक होल। ठीक है, तो ये दिखना है हमें आगे, हमने देखा डायग्राम में अभी देखा है दोस्तों इसको। एट द इवेंट होराइजन टाइम रिप्लेसेस स्पेस एंड पॉइंट्स ओनली फॉरवर्ड। यहाँ पे समय भी रुक जाता है दोस्तों, जैसे हमने पहले भी कहा है कि यहाँ नेचर के सारे लॉ जो है वो सीज हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखना है हमको आगे कि सिंगुलरिटी क्या है, इसी का एक आगे हम इसको बढ़ाएंगे कंसेप्ट को आगे। सिंगुलरिटी क्या है, तो इट इज द सेंटर ऑफ द ब्लैक होल। ब्लैक होल का केंद्र बिंदु है दोस्तों, ये सेंटर है ब्लैक होल का, सिंगुलरिटी। और यहाँ पे ये ऐसी जगह है कि जिसकी डेंसिटी जो है वो इनफाइनेट है, अ प्लेस ऑफ इनफाइनेट डेंसिटी and the gravity where no laws of physics operate। दुनिया के भौतिकी के कोई भी नियम वहाँ पे काम नहीं करते दोस्तों। ऐसा भी कहा जाता है कि ये सिंगुलरिटी या इस ब्लैक होल के सेंटर पॉइंट के परे भी कोई दुनिया होगी, तो ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों। पर सिंगुलरिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सिंगुलरिटी क्या है, इवेंट होराइजन क्या है। तो दोस्तों हम डायग्राम में देख लीजिए, दिस इज इवेंट होराइजन, और ये जो केंद्र बिंदु है दोस्तों यह है सिंगुलैरिटी, और ये जो बॉर्डर है, जो क्षितिज है ये ब्लैक होल का, इसको कहा गया है इवेंट होराइजन। इसके अंदर जैसे ही कोई चीज़ आती है तो वहाँ पे से वो एस्केप नहीं हो पाती, चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमने कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख लिए दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सिंगुलैरिटी हो, इवेंट होराइजन हो, ब्लैक होल हो। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। इसी से जुड़ा हुआ सवाल यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2017 में पूछा है दोस्तों। इससे जुड़ा हुआ सवाल ऑलरेडी, इस सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। इसमें पूछा गया है द टर्म इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल, ये जो टर्म्स है ये किससे जुड़े हुए हैं दोस्तों, ऐसा उन्होंने सवाल पूछा हुआ है दोस्तों। तो आपकी सीधा सवाल है, सीधा आंसर है, आपको पता ही है किससे जुड़ा हुआ है ये ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, डी वाला जो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ के बारे में नहीं है दोस्तों। ये प्लेसिंग सैटेलाइट्स इन द ऑर्बिट, सैटेलाइट्स के बारे में भी नहीं है दोस्तों। ये स्टडी ऑफ द सोलर एंड द लोनार इक्लिप्स के बारे में, दोनों के बारे में भी नहीं है दोस्तों। ये है ना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में भी ये नहीं है दोस्तों। तो ये है ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स दोस्तों। यूनिवर्स के अंडरस्टैंडिंग और यूनिवर्स के ऑब्जर्वेशन के लिए है दोस्तों ये सारी टर्म्स, इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, ब्लैक होल, जो हमने अभी स्टडी की है दोस्तों। तो ये सवाल ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स की 2017 की पूर्व परीक्षा में ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है दोस्तों। तो आगे भी ये पूछा जा सकता है दोस्तों, तो ध्यान में रखिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आज आपने अच्छी जानकारी ली दोस्तों फिज़िक्स के नोबेल प्राइज़ के बारे में, और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए दोस्तों। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।